फिल्म की शुरुआत में एक सफेद कार को दिखाया जाता है जो एक काली कार का पीछा कर रही होती है। उस समय गहरी रात होने की वजह से सड़क लगभग खाली थी। जैसे ही दोनों गाड़ियां एक सुनसान जगह पर पहुंचती हैं, सफेद कार जानबूझकर काली कार को पीछे से टक्कर मार देती है। तब सफेद कार से एक आदमी बाहर निकलता है और सबूत के तौर पर गाड़ी के डैमेज हुए हिस्से की तस्वीरें लेने लगता है ताकि वह इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर सके। तभी सीरियल किलर मुस्कुराते हुए कहता है, ये तस्वीरें तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी। इतना कहते ही सीरियल किलर एक चाकू निकालता है और उस आदमी पर लगातार वार करना शुरू कर देता है। आखिर में उसे गाड़ी के अंदर धकेल कर बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम था तेसुक। वह पिछली रात हुए मर्डर की जांच करने के लिए क्राइम सीन पर जा रहा था, लेकिन रास्ते में वह ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। तभी उसकी नजर बगल में चल रहे एक गैरकानूनी जुए के अड्डे पर पड़ती है। यह देखते ही वह अपनी गाड़ी से उतरता है और सीधे वहां पहुंच जाता है। जब वह उस अड्डे के अंदर जाने की कोशिश करता है तो वहां मौजूद गार्ड उसे रोकने लगते हैं, लेकिन तेसुक एक पुलिस ऑफिसर था, इसलिए वह सभी गार्डों को पीटकर अंदर घुस जाता है और वहां के मैनेजर को गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद सीन बदलता है और कुख्यात गैंगस्टर जांगसू को दिखाया जाता है। वह अपने विरोधी गैंग के एक आदमी को पंचिंग बैग के अंदर बंद करके बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसका दाहिना हाथ आकर उसे बताता है कि उनके जुए के अड्डे पर एक बार फिर तेसुक ने हंगामा कर दिया है। असल में तेसुक लगभग हर समय उनके साथ उलझता रहता था क्योंकि वह गैंगस्टरों से बिल्कुल भी नफरत करता था और उनके गैर कानूनी कामों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था। यह सुनकर जांगसू तेसुक के सीनियर ऑफिसर को इस बारे में बताता है और कहता है कि अगर वह तेसुक को नहीं रोक पाया तो वह हर महीने पुलिस को जो रिश्वत देता है वह देना बंद कर देगा। उधर तेसुक पिछली रात वाले क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। वहां फॉरेंसिक टीम भी अपनी जांच में लगी हुई थी। तेसुक पहले लाश को ध्यान से देखता है, फिर पूरी गाड़ी की बारीकी से जांच करता है। तभी उसकी नजर गाड़ी के पिछले हिस्से पर कुछ सफेद निशानों पर पड़ती है। वह तुरंत फॉरेंसिक ऑफिसर सीजन से उन निशानों की जांच करने के लिए कहता है। इसके बाद सीन बदलता है और जांगसू के दुश्मन गैंगस्टर सांगडो को दिखाया जाता है। वह जांगसू के इलाके में घुसकर उसके गैर कानूनी धंधे शुरू करना चाहता था। जांगसू उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन सांगडो उसकी बात को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता। यह देखकर जांगसू का दाहिना हाथ बहुत गुस्सा हो जाता है और एक समय पर उसकी सांगडो के आदमी के साथ हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी जांगसू उन दोनों को रोक देता है। इसके बाद सांगडो जांगसू को धमकी देते हुए कहता है कि अगर वह चैन से जीना चाहता है तो उसे उसकी बात माननी ही होगी। इसी बीच जांगसू अपने ही आदमी को पकड़कर जोरदार मुक्का मार देता है। फिर वह सबके सामने अपने असिस्टेंट के 2 दांत अपने हाथों से खींचकर निकाल देता है। इसके बाद वह कहता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि छोटे लोग बड़ों की बातों के बीच बोलें। और वह ये भी कहता है कि चैन से कैसे रहा जाता है ये उसे बहुत अच्छी तरह पता है। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर सांगडो की भी हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर उसी मर्डर केस पर चर्चा कर रहे थे। वे इस हत्या के पीछे की वजह जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब तेसुक के बॉस ने सुना कि घटनास्थल से पीड़ित का बटुआ नहीं मिला है, तब उन्होंने कहा कि इस केस की जांच एक लूटपाट के मामले की तरह आगे बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन तेसुक इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। वह कहता है कि यह जरूर किसी सीरियल किलर का काम है। यह कहकर वह अपने बॉस को कुछ ऐसे पुराने केसों की फाइलें दिखाता है जिनका आज तक कोई समाधान नहीं हुआ था। फिर वह बताता है कि पिछली रात हुए मर्डर और इन सभी हत्याओं का तरीका बिल्कुल एक जैसा है, क्योंकि इन सभी मामलों में किलर ने अपने शिकार पर अंधाधुंध चाकू से वार करके उसकी बेरहमी से हत्या की थी। लेकिन जांग के जुए के अड्डे पर जाकर हंगामा करने की वजह से तेसुक का बॉस पहले से ही उससे बहुत नाराज था। इसी वजह से तेसुक के पास सबूत होने के बावजूद भी वह उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं करता। उल्टा वह तेसुक का अपमान करते हुए कहता है कि प्रमोशन पाने के लालच में वह इस सीरियल किलर की झूठी कहानी बना रहा है। ये सुनकर तेसुक भी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। दूसरी तरफ जांग को दिखाया जाता है। वह सांगडो से अपनी बातचीत खत्म करके वहां से बाहर निकल चुका था। वह अपने असिस्टेंट से कहता है कि वह अकेले ही गाड़ी चलाकर घर जाएगा। इतना कहकर वह अकेले अपनी कार लेकर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में अचानक एक कार पीछे से उसकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। तब पता चलता है कि वह कार उसी सीरियल किलर की थी, लेकिन बेचारे किलर को यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह किस इंसान से टक्कर लेने जा रहा है। दोनों अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर निकलते हैं। सीरियल किलर कहता है कि बारिश की वजह से सड़क बहुत फिसलन भरी थी, इसलिए यह हादसा हो गया। जांग अपनी गाड़ी को देखकर समझ जाता है कि उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए वह बिना कुछ कहे उस आदमी को वहां से चले जाने के लिए कह देता है। यह कहकर जैसे ही वह अपनी कार में बैठने जाता है, तभी पीछे से सीरियल किलर अचानक उस पर हमला कर देता है। अपने हाथ में मौजूद चाकू से वह जांग के सीने और पीठ पर लगातार वार करने लगता है, लेकिन जांग भी कोई कमजोर इंसान नहीं था। इतनी बुरी तरह घायल होने के बावजूद भी वह पूरी ताकत से किलर का सामना करता रहता है। उधर किलर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ ही पलों में दोनों के बीच बेहद खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान एक समय ऐसा आता है जब जांग किलर के हाथ से चाकू छीन लेता है और उसी चाकू को सीधा उसके सीने में घोंप देता है। यह देखकर किलर अपनी जान बचाने के लिए तुरंत अपनी कार में बैठ जाता है। भागते समय वह अपनी गाड़ी से जांग को जोरदार टक्कर मारता है और वहां से फरार हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जांग को इमरजेंसी सर्जरी के लिए अस्पताल लाया गया है। उधर यह खबर मिलते ही क्यांगशिक अपने आदमियों को लेकर सीधे सांगडो के ठिकाने पर पहुंच जाता है, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि उनके बॉस पर हमला करवाने के पीछे सांगडो का ही हाथ है। इसी बात को लेकर दोनों गैंगों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ सीरियल किलर को दिखाया जाता है। वह एक सुनसान जगह पर अपनी कार खड़ी करता है।
फिर अपने सीने पर लगी चोट को बिना किसी की मदद के खुद ही सिलने लगता है। लेकिन अपनी जिंदगी में पहली बार कोई शिकार उसके हाथ से बच निकला था। इसी वजह से वह गुस्से से बुरी तरह तिलमिला उठा था। इसलिए वह तुरंत एक नए शिकार की तलाश में निकल पड़ता है और सीधा एक कुत्तों की दुकान के सामने पहुंच जाता है। जैसे ही दुकान का मालिक बाहर आता है, वह उसकी भी बेरहमी से हत्या कर देता है। इधर जांग को दिखाया जाता है कि किस्मत से उसकी जान बच गई थी। वह अपने असिस्टेंट से कहता है कि यह हमला सांगडो ने नहीं करवाया, क्योंकि उस आदमी के हमला करने का तरीका किसी गैंग के सदस्य जैसा बिल्कुल नहीं था। इसके बाद वह उस किलर की कार का नंबर और उसकी कार का मॉडल एक कागज पर लिखकर अपने असिस्टेंट को देता है और उसे जल्द से जल्द उस आदमी को ढूंढ निकालने का आदेश देता है। इसी बीच अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद तेज-सुख जांग से मिलने अस्पताल पहुंच जाता है। वह आते ही ताना मारते हुए कहता है, इतना बड़ा गैंगस्टर होकर भी आखिर किसी और के हाथों पिटकर आना पड़ा। इसके बाद वह जांग से पूरी घटना के बारे में पूछता है, लेकिन जांग उसे कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि वह फैसला कर चुका था कि उस सीरियल किलर को अपने हाथों से वही मारेगा। लेकिन तेज-सुख भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह अस्पताल की पार्किंग से जांग की कार ढूंढ निकालता है। जब वह उस कार की अच्छी तरह जांच करता है, तब उसे इस गाड़ी पर भी वही सफेद रंग के निशान दिखाई देते हैं, बिल्कुल वही निशान जो उसने फिल्म की शुरुआत में मारे गए आदमी की कार पर भी देखे थे। तेज-सुख तुरंत उन निशानों की कई तस्वीरें खींच लेता है। इसके बाद वह सीधे अपने बॉस के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि जांग पर भी उसी सीरियल किलर ने हमला किया था। शायद जांग ने उस सीरियल किलर का चेहरा भी देख लिया था। इसी वजह से तेज-सुख कहता है कि उस किलर को पकड़ने के लिए जांग को पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ की जानी चाहिए। लेकिन तेज-सुख का बॉस शुरू से ही जांग के पक्ष में था, क्योंकि वह उससे रिश्वत लेता था। इसलिए इस बार भी वह जांग के मामले को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। असल में वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि जांग किसी पुलिसी झंझट में फंसे। लेकिन तेज-सुख अपने बॉस से कहता है कि अगर पुलिस उस किलर को नहीं पकड़ पाई तो जांग उसे जरूर ढूंढ निकालेगा, और अगर ऐसा हुआ तो बाकी सारे मर्डर केस हमेशा के लिए अधूरे रह जाएंगे। इतना सब कहने के बाद भी उसका बॉस तेज-सुख की एक भी बात पर ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ जांग एक स्केच आर्टिस्ट की मदद से उस सीरियल किलर का स्केच बनवा लेता है। उधर सीरियल किलर भी बिल्कुल शांत नहीं बैठा था। वह एक ट्रक ड्राइवर को पकड़ता है और चाकू से उस पर बेरहमी से वार करके उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद वह उसी ट्रक को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नजर ट्रक ड्राइवर के असिस्टेंट पर पड़ती है और वह उसे भी मारने के लिए दौड़ पड़ता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी लड़ाई के दौरान एक समय ऐसा आता है कि किलर का चाकू हाईवे पर दूर जाकर गिर जाता है। दूसरी तरफ तेज-सुख एक बार फिर जांग के जुए के अड्डे पर रेड मारता है। इस बार भी वह जांग को डराने के लिए उसे गिरफ्तार करने की धमकी देता है। असल में वह चाहता था कि दबाव में आकर जांग उस सीरियल किलर के बारे में पूरी सच्चाई बता दे। वह जांग से यह भी कहता है कि अगर वह उसकी मदद करेगा तो वह भविष्य में उसके किसी भी अड्डे पर रेड नहीं मारेगा। अगले सीन में जांग का असिस्टेंट आकर उसे खबर देता है कि सिंतांजी नाम के इलाके से उस किलर की कार मिल गई है। वह यह भी बताता है कि कुछ दिन पहले उसी इलाके में एक ट्रक ड्राइवर की हत्या हुई थी और अब किलर की वह कार उनके गैरेज में मौजूद है। इसके बाद वह सड़क से बरामद हुआ खून से सना वही चाकू जांग को दिखाता है। चाकू देखते ही जांग तुरंत समझ जाता है कि यह उसी सीरियल किलर का चाकू है। इसके बाद वह तेज-सुख को फोन करके मिलने के लिए बुलाता है। जब तेज-सुख वहां पहुंचता है, तब जांग उससे कहता है कि उस किलर को पकड़ने के लिए वह पैसे भी देगा और जितने लोगों की जरूरत होगी उतने आदमी भी देगा, और बदले में तेज-सुख उस सीरियल किलर की हर गतिविधि की जानकारी उसे देता रहेगा। लेकिन इस समझौते की सिर्फ एक ही शर्त थी, जो भी उस सीरियल किलर को पहले पकड़ लेगा, किलर उसी के कब्जे में रहेगा। यानी अगर जांग पहले उसे पकड़ लेता है तो वह उसे अपने हाथों से मार डालेगा, और उस समय तेज-सुख इस मामले में किसी भी तरह की दखलंदाजी नहीं करेगा। आखिरकार तेज-सुख भी उसकी इस शर्त को मान लेता है। ये सुनकर जांग तेज-सुख को उस किलर की कार की चाबी और उसका स्केच सौंप देता है। इसके बाद तेज-सुख अपने बॉस को बिना बताए इस मिशन के लिए एक सीक्रेट टीम तैयार कर लेता है। लेकिन तेज-सुख के मन में एक और प्लान भी चल रहा था। वह सीरियल किलर के साथ साथ जांग को भी जेल भेजना चाहता था। इसके बाद तेज-सुख अपनी टीम के साथ उस कार की जांच शुरू कर देता है, ताकि किलर के छोड़े हुए कोई भी सबूत उनके हाथ लग सके। दूसरी तरफ जांग ने भी अपनी अलग योजना बना रखी थी। उसने तय किया कि जैसे ही तेज-सुख उस किलर को पकड़ेगा, उसके आदमी किलर को पुलिस के कब्जे से छीन लेंगे। इसके तुरंत बाद वह अपने असिस्टेंट को अपने दुश्मन गैंगस्टर सांगडो की हत्या करने के लिए भेज देता है। उसका आदमी सांगडो को बिल्कुल उसी तरीके से मारता है जैसे सीरियल किलर अपने शिकारों को मारता था, और जानबूझकर उसी सीरियल किलर का चाकू भी वहां छोड़ देता है। जांग चाहता था कि पूरे शहर को इस सीरियल किलर के बारे में पता चल जाए, साथ ही इस वजह से पुलिस पर भी ज्यादा दबाव बने। इसके बाद जब उस चाकू की फॉरेंसिक जांच की जाती है, तब पता चलता है कि इसी चाकू से कुत्तों की दुकान के मालिक और उस ट्रक ड्राइवर की भी हत्या की गई थी। ये सब जानने के बाद तेज-सुख गुस्से से सीधा जांग के घर पहुंच जाता है, क्योंकि अब उसे समझने में देर नहीं लगी थी कि सांगडो की हत्या जांग ने ही करवाई है। जांग भी तेज-सुख के सामने पूरी सच्चाई कबूल कर लेता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। हालांकि इस लड़ाई में तेज-सुख को ही जांग के हाथों ज्यादा मार पड़ती है। उधर जैसे ही सीरियल किलर की खबर मीडिया में फैलती है, पूरे शहर में दहशत का माहौल बन जाता है। इसी वजह से मेजर केस स्क्वाड की एक दूसरी टीम को भी इस केस की जांच की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। दूसरी तरफ सीरियल किलर भी टीवी पर यही खबर देख रहा था। यह सब देखकर वह तुरंत समझ जाता है कि उसे फंसाने के पीछे जांग का ही हाथ है। इसके बाद वह सीधे सांगडो की अंतिम यात्रा यानी फ्यूनरल में पहुंच जाता है। वहां जांग भी मौजूद था।
किलर बड़ी चालाकी से सांगडो के असिस्टेंट के पास जाता है और उसके हाथ में एक पर्ची थमाकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। असल में जिस रात सीरियल किलर कांग ने जांग पर हमला किया था, उसी रात उसे पता चल गया था कि जांग एक खतरनाक गैंगस्टर है और वह जिंदा बच गया है। इसीलिए कांग अच्छी तरह समझ गया था कि जांग अब उसे मारने के लिए हर जगह ढूंढेगा। यही वजह थी कि उस दिन से वह लगातार एक जगह से दूसरी जगह छिपता और भागता फिर रहा था। अब तेसुक की टीम और जांग के पूरे गैंग के लोग एक साथ मिलकर सीरियल किलर कांगहू को पकड़ने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। पूरे शहर में उन्हें कई टीमों में बांटकर अलग अलग इलाकों में भेज दिया जाता है। अब उनका असली मिशन शुरू हो चुका था। शहर के छोटे छोटे होटलों से लेकर बार और जुए के अड्डों तक उन्होंने कोई भी जगह नहीं छोड़ी। वे हर जगह कांगहू को तलाशते रहे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी कांगहू उनके हाथ नहीं लग रहा था। इसी बीच एक दिन जांग को दिखाया जाता है कि वह बारिश में सड़क किनारे तेसुक का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नजर एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की पर पड़ती है जो बारिश में भीग रही थी। उसे देखकर जांग को उस पर तरस आ जाता है। वह अपना छाता उस लड़की को दे देता है। इसी बीच वहां बस आ जाती है और वह लड़की उस बस में चढ़ जाती है। हैरानी की बात यह थी कि उसी बस में सीरियल किलर कांगहू भी मौजूद था। इसके बाद रात में जब जांग और तेसुक एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी टीवी पर एक खबर दिखाई जाती है। उस खबर से उन्हें पता चलता है कि एक लड़की की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी गई है और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसे सुबह जांग ने अपना छाता दिया था। ये खबर देखते ही दोनों समझ जाते हैं कि किलर कहीं न कहीं उनके आसपास ही मौजूद है। इसलिए वे तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। पूरे शहर में सीरियल किलर की तलाश तेज कर दी जाती है। आखिरकार उन सभी को कांगहू का ठिकाना मिल जाता है। वह एक होटल में ठहरा हुआ था, लेकिन जब वे उसके कमरे में पहुंचते हैं तब वहां कांगहू नहीं मिलता। इसका मतलब था कि वह बाहर गया हुआ है। अब किलर को पकड़ने के लिए तेसुक और जांग के सभी आदमी उस बिल्डिंग के चारों ओर छिपकर इंतजार करने लगते हैं। आने जाने वाले हर रास्ते पर भी उनके लोगों को तैनात कर दिया जाता है। रात गहरी होने के बाद कांगहू एक सफेद कार में वहां पहुंचता है, लेकिन चारों तरफ नजर डालते ही उसे समझ आ जाता है कि उसके लिए जाल बिछाया गया है। इसलिए वह बिना एक पल गंवाए अपनी कार की रफ्तार बढ़ा देता है और वहां से भागने लगता है। उसके पीछे तेसुक और जांग दोनों अपनी अपनी गाड़ियों से उसका पीछा करने लगते हैं, क्योंकि जो भी कांगहू को पहले पकड़ लेगा कांगहू उसी का होगा। इसके बाद किलर और उनके बीच जबरदस्त कार चेज शुरू हो जाती है। इस फिल्म के शानदार एक्शन सीन्स के साथ साथ यह कार चेज भी देखने लायक थी। कुछ देर बाद जांग और तेसुक दोनों तरफ से कांगहू की कार को घेर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कांगहू हार मानने को तैयार नहीं था। वह किसी तरह चालाकी से वहां से निकल जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद तीनों गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर हो जाती है। इस हादसे में तीनों की गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। फिर भी कांगहू कार से निकलकर पास की एक अंधेरी गली में भाग जाता है। जांग, तेसुक और बाकी लोग भी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। इसके बाद तीनों अलग अलग दिशाओं में जाकर किलर को तलाशने लगते हैं, लेकिन अचानक कांगहू पीछे से आकर जांग के असिस्टेंट पर चाकू से हमला कर देता है। वह लगातार उस पर एक के बाद एक कई वार करता रहता है। उसकी चीख सुनकर जांग तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक कांगहू वहां से गायब हो चुका था। वहां सिर्फ उसका असिस्टेंट पड़ा था जो दम तोड़ चुका था। यह देखकर जांग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह पागलों की तरह कांगहू को ढूंढना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद उसे जमीन पर खून के निशान दिखाई देते हैं। वह उन्हीं निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ता जाता है। आखिरकार वह एक क्लब तक पहुंच जाता है। वहीं उसे कांगहू दिखाई देता है जिसने बाथरूम के अंदर एक लड़की को बंधक बना रखा था। लेकिन इससे पहले कि कांगहू कुछ समझ पाता, जांग उस पर टूट पड़ता है। वह कांगहू को इतनी बेरहमी से पीटता है कि वह वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद जांग तेसुक को फोन करके कहता है कि कांगहू अब उसके कब्जे में है। इतना कहकर वह फोन काट देता है। फिर वह बेहोश कांगहू को घसीटकर अपनी कार में डालता है और वहां से निकल जाता है। उधर यह खबर मिलते ही तेसुक अपनी टीम को जांग की लोकेशन ट्रेस करने का आदेश देता है। दूसरी तरफ जांग कांगहू को एक सुनसान जगह पर ले जाकर बांध देता है। इसके बाद वह उसे फिर से बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है, लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी कांगहू के चेहरे पर दर्द का कोई असर नहीं दिखता। उल्टा वह पागलों की तरह हंसने लगता है। ये देखकर जांग और भी ज्यादा भड़क जाता है। वह एक बड़ा सा चाकू उठाकर कांगहू को हमेशा के लिए खत्म करने ही वाला था, लेकिन ठीक उसी समय तेसुक वहां पहुंच जाता है। तेसुक की गाड़ी की टक्कर लगते ही जांग वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। इसके बाद तेसुक कांगहू को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाता है, लेकिन पूछताछ के दौरान जब उससे सीरियल मर्डर्स के बारे में सवाल किए जाते हैं तब वह हर आरोप से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत मौजूद नहीं है और पुलिस के पास जितने भी सबूत थे उनसे यह साबित नहीं किया जा सकता था कि उन्हीं हत्याओं के पीछे वही था। यहाँ यह भी पता चलता है कि कांगहू ने बड़ी चालाकी से अपने हाथों की त्वचा तक खराब कर दी थी, ताकि उसके फिंगरप्रिंट लेकर भी पुलिस उसे किसी मामले में फंसा न सके। उधर जांग के खिलाफ भी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया जाता है। मजबूर होकर जांग को छिपना पड़ता है। साथ ही पुलिस उसके सभी गैर कानूनी धंधों पर छापेमारी करती है और एक एक करके सब कुछ बंद करवा देती है। इसके बाद कांगहू की सुनवाई का दिन आता है। अदालत में वह जज के सामने खुद को पूरी तरह बेगुनाह बताता है, लेकिन यहाँ पुलिस के पास भी ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं था जिससे कांगहू को हत्यारा साबित किया जा सके। ऐसा लग रहा था कि इतनी सारी हत्याएं करने के बाद भी वह एक बार फिर कानून की गिरफ्त से बच निकलेगा। लेकिन ठीक उसी समय अदालत में जांग पहुंच जाता है। वह खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। इसके बाद वह कांगहू के खिलाफ गवाही देता है।
क्योंकि जांग ही वह इकलौता शख्स था जो कांग हू के हमले से जिंदा बच पाया था। इसके बाद वह सबूत के तौर पर अपनी शर्ट उतारकर जज को अपने शरीर पर लगे घाव दिखाता है। इतना ही नहीं, वह पुलिस से कांग हू के सीने की भी जांच करने के लिए कहता है, क्योंकि उसी रात जांग ने कांग हू के सीने में चाकू घोंपा था। इसके बाद और भी मजबूत सबूत के तौर पर वह जज को वही छोटा सा पर्चा दिखाता है जो सांगडो की मौत के बाद कांग हू ने उसके असिस्टेंट को दिया था। उस पर्ची में लिखा था, सांगडो की हत्या मेरे चाकू से हुई है, लेकिन यह हत्या मैंने नहीं की, यह हत्या जांग ने करवाई है। लेकिन अदालत में आने से पहले जांग बड़ी चालाकी से अपने नाम का शुरुआती हिस्सा उस पर्ची से फाड़ देता है। इसी वजह से वह पर्ची कांग हू के खिलाफ सबूत बन जाती है और सांगडो की हत्या का आरोप भी बाकी हत्याओं के साथ कांग हू के सिर पर आ जाता है। यह सब सुनने और सभी सबूत देखने के बाद जज कांग हू को मौत की सजा सुनाता है। साथ ही जांग को भी गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया जाता है। इसके बाद जांग के कबूलनामे के पीछे की असली सच्चाई सामने आती है। दरअसल तेसुक ने जांग को उसकी एक वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए ब्लैकमेल किया था। उस रिकॉर्डिंग में जांग खुद यह कबूल कर चुका था कि सांगडो की हत्या उसी ने करवाई थी। इसी वजह से जांग तेसुक की शर्त मानने के लिए मजबूर हो गया था और कांग हू के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसकी भी एक शर्त थी। वह चाहता था कि कांग हू को जिस जेल में रखा जाएगा उसे भी उसी जेल में रखा जाए। अगले सीन में जांग को उसी जेल में लाया जाता है। जैसे ही कांग हू की नजर जांग पर पड़ती है, वह डर से सिहर उठता है। जांग उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान देता है और उसी मुस्कान के साथ उसे यह एहसास करा देता है कि अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है। इसके बाद अगले सीन में कांग हू नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। उसी समय वहां जांग भी पहुंच जाता है। वह कांग हू की तरफ देखकर एक रहस्यमयी मुस्कान देता है। यह मुस्कान देखते ही कांग हू के चेहरे पर साफ डर दिखाई देने लगता है। उसी पल समझ में आ जाता है कि अब जेल के अंदर कांग हू का क्या अंजाम होने वाला है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।